नमस्कार। हमारे देश में दिव्यांगजनों से संबंधित अधिकारों की बात करें या उनके लिए जो भी सुविधाओं की अगर बात करें तो उस सब को गवर्न करने के लिए राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में लाया गया। और इससे पहले हमारे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 होता था। तो जब 1995 का जो एक्ट था उसमें 7 तरह की कंडीशंस को रिकॉग्नाइज किया गया था जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज माने जाते थे। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें व्यक्तियों को काम करने में दिक्कत होती है। और फिर बहुत मंथन हुआ और उसके बाद 2016 में ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया जब, तो उसमें 7 कंडीशंस को बढ़ाकर 21 तरह की कंडीशंस को डिसेबिलिटी कंडीशंस में रखा गया। और इस एक्ट में एक बात जो कही गई वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि हम सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते थे और हमारा ये कहना था एज ए कंट्री कि ये सोसाइटी का या गवर्नमेंट का एक रोल है कि हमारे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रदान करें। और इन सब को करने के लिए जब ये 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज इसमें रखी गई तो फिर ये सोचा गया कि कौन कौन सी कंडीशंस इसमें आती हैं। तो इसमें 2016 के एक्ट में जो ड्वार्फिज्म या जिसको हम बौनापन कहते हैं, इस कंडीशंस को भी ऐड किया गया। और अगर हम बात करें कि हम पर्सन्स विद ड्वार्फिज्म की अगर बात करें तो कई बार मन में ये भी सवाल आ सकता है कि इन लोगों को किस प्रकार के एजुकेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल सेटिंग में जब ये लोग जाते हैं तो किस तरह की सुविधाओं की इन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि आम व्यक्ति के मन में तो एकदम से यही सवाल आ सकता है कि पर्सन जो है वो ड्वार्फ है तो उसको बाकी कोई समस्या नहीं है, चलने फिरने में वो सक्षम है, हर जगह जा सकते हैं, तो उनको क्या, उनके लिए हमें क्या स्पेशल प्रोविज़न करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ड्वार्फ व्यक्ति जो होता है, जो बौना होता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है और हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक एवरेज हाइट के व्यक्ति के हिसाब से रखी जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति की हाइट 3 फीट है या उससे 2.5 फीट है या उससे कम है तो ऐसे लोगों को इवन एक चेयर पर बैठने के लिए, जो आम स्टूडेंट्स के लिए जो चेयर होती है उस पर भी बैठने में इनको दिक्कत आ सकती है। तो आज के टेलीकॉन्फ्रेंस में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से एजुकेशनल इंटरवेंशन इन लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्वार्फिज्म है क्या। क्योंकि अगर आम भाषा में हम बात करें कि एक व्यक्ति की जब हाइट बहुत कम होती है तो इसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं और ये जेनेटिक या मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। और इन जनरल हमारे एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 फीट 10 इंच से कम का कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो ड्वार्फिज्म की श्रेणी में आता है। और फिर उसके बाद उससे नीचे जैसे जैसे हाइट होती जाती है उसी हिसाब से ड्वार्फिज्म की परसेंटेज को निर्धारित किया जाता है। और इस परसेंटेज को निर्धारित करने के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल बोर्ड्स होते हैं और मेडिकल बोर्ड में ये निश्चित किया जाता है कि इस हाइट के व्यक्ति को के लिए कितना परसेंट डिसेबिलिटी होगा। क्योंकि यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है और वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या वो प्रोविजंस और कंसेशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उनको कम से कम 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी उनमें होना अनिवार्य है और इसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो जैसा मैंने बात की कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम पहले भी टेलीकॉन्फ्रेंसेज में बात करते रहे हैं। तो इन 21 डिसेबिलिटी में से किसी भी डिसेबिलिटी में 40% या उससे ऊपर अगर किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है तभी वो इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें
तो ड्वार्फ व्यक्ति 4 फुट 10 इंच से कम हाइट के लोगों को कहा जाता है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्योंकि एक डिसाइडिंग एक्ट है इसके लिए, तो इसमें एक डेफिनेशन जो दी गई है वो है ड्वार्फिज्म मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंच और 147 सेंटीमीटर्स और लेस। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब हम जानते हैं कि इसकी कॉजेज क्या है, किस कारण से ड्वार्फिज्म हो सकता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये हो सकती है, रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकता है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ की वजह से, हेरिडिटरी भी एक इसका कारण है, किडनी डिजीज की वजह से भी ये हो सकता है। अगर पेरेंट्स को किडनी डिजीज है तो ये चीज हो सकती है। एक रेयर डिसऑर्डर्स है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलो एपिफाइसियल डिस्प्लेजिया कंजेनाइटल, जिसको शॉर्ट में SEDC कहा जाता है। इसकी वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है, और पुअर न्यूट्रिशन या और दूसरे जो हार्मोन्स हैं उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, उनमें कोई कमी हो जाए, इसकी वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकता है। हाँ, अब जानते हैं कि ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स क्या हैं। मतलब कैसे सामान्यतः हम जब भी किसी ड्वार्फ व्यक्ति को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये एक एवरेज से कम हाइट का व्यक्ति है, लेकिन उसमें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत शॉर्ट आर्म्स और लेग्स होंगे, जिसकी वजह से डेली लिविंग में इनको दिक्कत आती है, रोज़मर्रा के कामों को करने में इनको दिक्कत आ सकती है। बस में चढ़ना है तो वो उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, और अगर किसी वॉशरूम को यूज़ करना है तो वहाँ कुंडी लगाना या वॉशरूम की जो शीट्स होती हैं उनको यूज़ करना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। पीने के पानी की कहीं व्यवस्था है, उस पानी को पीने के लिए भी वहाँ तक टैप तक पहुँच पाना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी तरह से आप लगा सकते हैं कि रोज़मर्रा की जीवन की जो भी चीज़ें हैं वहाँ उन कामों को करने के लिए इनको चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम होती है। इसके अलावा बहुत बड़ा माथा हो सकता है, और ब्रीदिंग में कई बार दिक्कत हो सकती है। स्पाइन जो है वो बहुत उसमें नैरोइंग होती है, छोटी हो जाती है, बहुत छोटी रहती है, और जनरली धड़ का साइज जो है इनका वो नॉर्मल से बड़ा होता है, और कुछ केसेस में नॉर्मल भी हो सकता है। इसके अलावा रिब केज जो है दैट इज पुअरली डेवलप्ड, और कुछ केसेस में आर्म, लेग और टोर्सो शॉर्ट होता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सी तरह का ड्वार्फिज्म है, और हाथ का, पैर का साइज और हाथ का और सिर का साइज कई बार क्या हो सकता है कि वो नॉर्मल भी हो सकता है, और एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। हर इंडिविजुअल में अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, और स्पाइन और हिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में हो सकती है। इसके अलावा फुट डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, पैर टेढ़े भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकते हैं या बाहर की तरफ भी मुड़े हुए हो सकती है। इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हो सकती है, यानी इनका तालू जो है कटा भी हुआ हो सकता है। फेशियल बोन्स जो है वो फ्लैट भी लग सकती है, कई बार इनको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, और क्लब फुट हो सकता है, और कुबड़ हो सकता है, स्कोलियोसिस जिसको हम कहते हैं, और एल्बो की मोबिलिटी जो है वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में हेड जो है, सिर जो है वो डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज होगा, धड़ छोटा होगा और सिर बहुत बड़ा होगा, और बहुत माथा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। नेक बोन्स जो है वो अनस्टेबल हो सकती हैं, ट्विस्टेड फीट हो सकता है, झुके हुए पैर हो सकते हैं, मुड़े हुए पैर हो सकते हैं, और इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लोअर होता है बाकी लोगों के मुकाबले में, और डिलेड और नो सेक्सुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग टीनेज। इसके अलावा शॉर्ट फिंगर्स, और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि फिंगर्स के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
और अगर हम देखें कि ड्वार्फिज्म कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह का होता है, और एक है डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म और दूसरा है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। तो डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि बॉडी का जो साइज है वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। कुछ पार्ट जो है वो बॉडी के वो छोटे होते हैं, और दूसरे पार्ट जो है वो एवरेज साइज के हो सकते हैं या अबव एवरेज हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये ड्वार्फिज्म जो है डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म कहलाता है। और ये ग्रोथ के कारण, जो जब बॉडी की जो ग्रोथ होती है उस वक्त ये प्रपोर्शनेट उनका विकास होता है, वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ये ऐसा दिख सकता है। और प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में जितनी बड़ा बॉडी का जो साइज है, जो हाइट है, उसके हिसाब से सारे पार्ट ही स्मॉल होंगे, या सेम डिग्री, जितना छोटा, अगर 2 फीट का भी व्यक्ति होगा तो 2 फीट के व्यक्ति के हिसाब से प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बॉडी की ग्रोथ होती है। और ये ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इसमें प्रभावित होती है। और कई केसेस में कोई और डिफिकल्टी या कोई और डिसेबिलिटी भी इनके साथ आ सकती है। कई बार कोई लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कहीं कुछ लोगों को सुनने में कोई दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि आंखों में दिखाई देने में कोई दिक्कत हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में ये होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है उसमें डिफरेंस होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से ही डिसेबिलिटी होती है। और ड्वार्फिज्म की भी बात करें तो वो भी कंडीशन अलग हो सकती है। और हमें ये देखना है एज अ टीचर या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम हैं, कि किस तरह की डिसेबिलिटी उस स्टूडेंट में है, और उसके हिसाब से हमें इंटरवेंशन इनको प्रोवाइड करना है। और रही बात असेसमेंट की, कि हम इसका असेसमेंट कैसे करा जाता है। जो यूजुअली जो है, कोई भी व्यक्ति देखेगा किसी को, बहुत एवरेज से कम हाइट के व्यक्ति को हम देखते हैं तो कहेंगे टू शॉर्ट या बौना है। और बहुत बार इसका एक इम्प्लीकेशन जो होता है वो ये भी होता है कि ड्वार्फ लोगों को कई बार लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ जो मूवीज़ बनती हैं उनमें ड्वार्फ को एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, या सर्कस में जो पहले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता था सर्कस, वहाँ ड्वार्फ लोगों को इस्तेमाल करते थे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इन लोगों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, इनको हम मजाक का एक साधन बनाते हैं। तो जब ऐसे स्टूडेंट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और उनका मजाक ना उड़ाएं। और असेसमेंट की बात रही तो वो चाहे डिस्प्रपोर्शनेट वैरायटी हो या प्रोपोर्शनेट हो, दोनों का ही हमें असेसमेंट किया जाता है। जो भी मेडिकल बोर्ड है उसके हिसाब से वो करते हैं और देखते हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस किस तरह की है। और इसका एक बेसिक जो रूल है वो है कि 1 इंच वर्टिकल हाइट जो अगर कम होती है तो 4% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी पूरी बॉडी में मानी जाती है। तो उसी हिसाब से जैसे हाइट होती है उसी हिसाब से एवरी 1 इंच पे 4% डिसेबिलिटी उनकी हो जाती है। 4 फुट 10 इंच का व्यक्ति होगा उसकी 4% डिसेबिलिटी, 4 फुट 10 इंच से अगर 4 फुट 9 इंच होगा तो फिर उसको 8%। तो इस तरह से धीरे ये डिसेबिलिटी का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। और बेसिक बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, हमें ये देखना है कि उनके लिए हमारा स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर एक्सेसिबल हो। और अगर हम ड्वार्फ बच्चों के टर्म्स में बात करें तो वहाँ एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें हो सकता है कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न करने पड़े। कई बार स्टेयर्स बहुत ऊंची है तो रैंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंड रेल्स जैसे होती हैं तो इनको हैंड रेल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें स्पेशल सपोर्ट कुछ भी उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ अगर एसएससी में लिफ्ट नहीं है तो इनको चढ़ने के लिए दिक्कत हो सकती है, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लास ना करके ग्राउंड फ्लोर पे इन बच्चों की क्लास कराई जाए। इसके अलावा इंडियन स्टाइल के वॉशरूम्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि ये बाथरूम को आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा जो बाथरूम की कुंडी होती है, जो बंद करने के लिए जो लैच होती है, वो अगर ऊपर होगी तो वो बंद करने में दिक्कत हो सकती है, तो वो नीचे के लेवल पे नीचे लगी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की मॉडिफिकेशंस कुछ हम अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी नीचे के लेवल पे होनी चाहिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो स्पेशल प्रोविज़न किया जाए कि उनके लिए पानी भर के रख दिया जाए, या वो पानी उन तक पहुंच सके। इसके अलावा लिफ्ट जो है, और एसएससी में है या जो भी हमारा सेंटर है वहाँ पे लिफ्ट है, वहाँ वो भी इन लिफ्ट तक भी पहुँच सके। लिफ्ट के बटन्स यूजुअली जो है वो रीचेबल स्टेट पे होते हैं। और क्लासरूम में जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी सीटिंग अरेंजमेंट उनकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। उनके लिए लो लेवल की बेंच बनवा दी जा सकती है, या लो हाइट की चेयर को रखा जा सकता है। आजकल काफ़ी सारी चेयर्स तो इस तरह की हैं जिनमें कि उनकी हाइट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अगर ये केस है कि उन चेयर्स को भी इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्पेशल काइंड की चेयर इनके लिए ली जा सकती है। जो छोटे बच्चों के लिए जिस तरह की जो चेयर्स आती हैं, लो हाइट की जो चेयर्स आती हैं, उनको इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रैंप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी लर्निंग नीड्स को अगर हमें पूरा करना है तो इनको स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर तक पहुंचने का रास्ता इनके लिए होना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको वहाँ स्टडी सेंटर में मूवमेंट करना है, वहाँ जाना है, कैंटीन तक जाना है, वैसे तो ये अपने आप जा सकते हैं। इनको उस तरह की अगर कोई फिजिकल और कोई कंडीशन नहीं है तो इनको वो दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत होगी वो होगी हाइट की वजह से जो चीज़ें हैं, तो वहाँ अप्रोप्रिएट सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। देन लाइब्रेरी एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में जनरली बुक्स जो हैं उन तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ इनको मदद की जाए। जो भी बुक इनको चाहिए तो वो बुक को निकाल के दे सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर किसी को हाथ से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हैंड रिटन असाइनमेंट की जो हमारी कंडीशन होती है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। और इग्नू में ये प्रोविज़न है भी, जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको हैंड रिटन असाइनमेंट देने वाली जो कंडीशन है वो वेव ऑफ की गई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे स्टडी सेंटर पे ये भी सोच सकते हैं कि देखिए इनकी हाइट ही तो कम है, ये लिखने में शायद कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उस तरह की सोच हम ना रखें अपने साथ। इसके अलावा स्टूडेंट की अगर कोई और भी नीड है जो हम फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ उनकी डिसेबलिंग कंडीशन की वजह से उनको अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि हमारे पास जब ये स्टूडेंट्स आते हैं तो इनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाए। सबसे पहली बात कि हम उनको ग्रीट करें अप्रोप्रिएटली, हेलो, हाय, नमस्कार, या जो भी, या उसने हमें ग्रीट किया तो हम उसका जवाब भी दें। और सबसे ज़रूरी जो होता है, जब हमारे पास ये स्टूडेंट्स आते हैं जिनको डिसेबिलिटी है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनको कंफर्टेबल फील कराएं। और अगर उनको बैठने की ज़रूरत है तो हम उनको चेयर पे बैठने के लिए कह सकते हैं। उनकी बात को ध्यान से सुनें। और जो पहले मैंने बात बताई, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको देखकर हम मजाक ना करें या उनका हम कंपेयर ना करें किसी के साथ, या जो दूसरे बच्चे जो या दूसरे स्टूडेंट्स उनके साथ में हैं, हम उनके साथ भी उनका कोई कंपैरिजन ना करें। और हम उनसे ये भी ना पूछें कि उनकी ये डिसेबिलिटी क्यों हुई है, इतने छोटे कैसे रह गए, भाई आप खाना नहीं खाते हो क्या, आप ठीक से खाना खाया करो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हमें उनको नहीं कहनी है। और सिंपैथाइज ना करके हम, क्योंकि वो डिसेबल्ड है कि हाय बेचारा आपके साथ ऐसा हो गया, ये ना करके हम एम्पैथाइज करें। हम ये कोशिश करें कि हम उनको किस तरह से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, तो वहाँ अंडर एस्टिमेट ना करें हम उनको। और जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं वो हम उनको प्रोवाइड करें।
उनके साथ उनका मजाक ना करें हम बिल्कुल भी, और गाइडेंस जो है उनकी पढ़ाई के संबंध में जो है वो हम उनको दे दें, और किसी भी बात के लिए उनको दुत्कारें ना, धिक्कार ना करें उनके ऊपर, एंड बहुत साफ भाषा में उनके साथ बात करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज़ कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को हमारे वो एब्रीविएशंस पता हो, तो ज़रूरी है कि हम उनसे साफ भाषा में क्लियरली बात करें, और जो भी जानकारी है वो हम सही जानकारी उनको प्रोवाइड करें। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम ये ना कहें कि नहीं हमारे पास नहीं है, आप वहाँ जाइए, अच्छा वहाँ नहीं है तो वहाँ जाइए। तो वो चीज़ें जो हैं, जो हम शिफ्टिंग वाली जो चीज़ें कई बार होती हैं, वो हमें नहीं करनी है। इसके अलावा असाइनमेंट्स के बारे में और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही साफ, बिल्कुल वेग इन्फॉर्मेशन हम इन स्टूडेंट्स को ना दें, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्लियर दी जानी चाहिए। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनको क्लैरिटी हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो क्लैरिटी इनको बिल्कुल साफ शब्दों में वो क्लैरिटी दें। स्टडी मटेरियल टाइम से प्रोवाइड करें, ये तो हमें हर स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करना है। इसके अलावा ई ज्ञान कोश के बारे में हम जानकारी इनको प्रोवाइड करें कि हाँ हमारा जो मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए हमारे पास एक सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप भी हमारे पास है, तो उसके विषय में भी इन स्टूडेंट्स को बताना जरूरी होता है। ई कंटेंट मोबाइल ऐप के बारे में भी हम इनको इन्फॉर्मेशन दें कि भाई हाँ आप अपने मोबाइल पे भी अपने मटेरियल को पढ़ सकते हैं और आपको फीस में भी वेव ऑफ दिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करें। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बहुत बार जब स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्राम के लिए एनरोल्ड होते हैं उन्हें ये नहीं मालूम होता कि एग्ज़ाम्स के लिए हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, असाइनमेंट देने पड़ेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट हमारी जो प्रोग्राम गाइड है या प्रोस्पेक्टस है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। तो उनको शुरू में ही ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप इसके असाइनमेंट्स पढ़ें, इसके असाइनमेंट तैयार करें। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल्स करना ज़रूरी है, और असाइनमेंट सबमिट करेंगे आप, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। और एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस भी सबमिट करनी है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जब नहीं ली जाती है तो हो सकता है, क्योंकि ये 12th के बाद भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनको वो जानकारी हो सकता है उसका अभाव हो, तो हमें वो बताना उनके लिए हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम बताएं कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम के टाइम में किस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, उनको स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है, तो वो सब जानकारी भी हम इन बच्चों को दें। और हमारे स्टडी सेंटर में या जहाँ हमारा एग्ज़ाम सेंटर है कि वहाँ हमारा एक्सेसिबल टॉयलेट है, कहाँ है टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वो बहुत क्लियर उनके लिए बताना ज़रूरी होता है। और दूसरा, अगर प्रैक्टिकल्स में कोई हेल्प करने उनको ज़रूरत है प्रैक्टिकल करने के दौरान, तो वो हेल्प भी उन्हें देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ जो शेल्फ्स हैं वो बहुत हाइट पे होती हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको वहाँ कोई चैलेंज हो, तो उसके लिए एक सपोर्ट या एक हेल्प जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम सेंटर चेंज के लिए अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, या एग्ज़ाम सेंटर बहुत फार एरिया में है जहाँ उनको जाने में दिक्कत हो सकती है, तो जो भी पॉसिबल सपोर्ट है इन स्टूडेंट को, इनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए हमें वो हेल्प करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनको इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी बताने की ज़रूरत है कि हाँ हमारा असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट के इतना % मार्क्स होता है, प्रैक्टिकल्स है तो उसके इतने % मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क है तो उसके कितने % मार्क्स होते हैं, और देन टर्म एंड एग्ज़ाम के, और हमारा सिस्टम क्या है, कब किस तरह से आप अपने ग्रेड कार्ड को ऑनलाइन देख सकते हो। जब आप सब सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आपको फिर
फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मिलता है, उसके बाद आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत बार पता नहीं चलती है, और कई केसेस में ये देखा भी जाता है कि स्टूडेंट्स जो है उनको ये पता भी नहीं होता है कि इसमें प्रोजेक्ट भी है। एंड वो फिर हमारे पास आते हैं कि अरे हमने तो सारे पेपर पास कर लिए लेकिन हमारी मार्कशीट नहीं आई अभी। फिर पता चलता है कि अरे इनका तो प्रोजेक्ट था और इनको पता नहीं था इसका। तो ये इस तरह की जो जानकारी है हमें सभी स्टूडेंट्स को हम देते हैं, लेकिन जब हम डिसेबल्ड स्टूडेंट की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इनकी स्पेशल नीड होती है। और डिग्री लेने के लिए अगर आप ने कोई सब्जेक्ट पास कर लिया तो आपको डिग्री चाहिए, तो उसके लिए आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी जानकारी। फिर अगर आपको फर्दर पढ़ाई करनी है तो कौन कौन से कोर्सेज में कहाँ आप देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर लें, इस साइट पे चेक कर लें, वो सब बताएं। और अगर कहीं दूसरी जगह जाके आपको पढ़ाई करनी है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है या ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होती है। तो ये इस तरह की जो भी जानकारी इनकी स्टडीज़ के कंप्लीट होने के बाद भी जो प्रोसेस होता है वो हमें इनको बताने की ज़रूरत होती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारा होता है कि हम उन्हें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, ताकि वो जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम और सहायक हों। तो वो सहायक होने के लिए ज़रूरी है कि क्लासरूम वो जहाँ जा रहे हैं अपने क्लासेस करने के लिए वो वेलकमिंग हो, प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो। वहाँ उनको ये ना लगे कि उनको देख के कोई मजाक कर रहे हैं या उनको देख के थोड़ा अलग तरह का लोगों का एक रवैया है, तो वो चीज़ जो है वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इन स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए अगर क्लासरूम में कोई अडेप्टिव चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बात की कि बेंचेस की साइज़ अगर छोटा करने की ज़रूरत है या उनके लिए स्पेशल साइज़ की चेयर्स की ज़रूरत है या स्टेयर्स में कोई और हमें कुछ अडेप्टेशन करना है, तो वो अडेप्टेशंस करने की ज़रूरत होनी चाहिए। बेसिक बात जो है वो ये है कि एक ड्वार्फ स्टूडेंट जो है वो उन सारी चीज़ों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए जहां तक बाकी स्टूडेंट्स की पहुंच होती है, और उसके लिए हमें अडेप्टेशंस करने की ज़रूरत है। और अगर हम अडेप्टेशंस नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हमें उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट यही होता है कि वो अपने आप उस वातावरण में काम कर सकें। और अपने जो ड्वार्फ स्टूडेंट हैं उनको हमें उनकी साइज के हिसाब से नहीं देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि अरे ये तो इतना छोटा है, तो उनकी एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम उनके साथ करें, ना कि हम उनको बच्चा समझ के व्यवहार करें कि ये तो बहुत छोटा है, इसकी हाइट कम है। वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और उनसे जो हमें एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बाकी बच्चों के समान ही होनी चाहिए। सभी एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हम प्रोत्साहित करें, और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की हम जो है बात करें। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि अगर हमारे ड्वार्फ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में जब आते हैं तो उनको स्टडी सेंटर को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, रीजनल सेंटर को अप्रोच करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और अगर हम उनको एडिक्वेट और प्रॉपर अप्रोप्रिएट सपोर्ट देते हैं तो वो अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एंड दे कैन बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाज निर्माण में वो अपना योगदान दे सकते हैं, और जो पढ़ाई करने का उनका सपना है उसको वो पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की, और हम एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ स्टडी सेंटर, एज अ रीजनल सेंटर एक इनेबलिंग और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रदान कर इनको भी समाज का एक अभिन्न और प्रोडक्टिव मेंबर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।